तो फरीदाबाद में एक बड़ी कार्रवाई आज की है। जम्मू कश्मीर की पुलिस फरीदाबाद पहुंची, छापामार कार्रवाई की और इस दौरान 360 किलो विस्फोटक सामग्री यहां पर पुलिस ने बरामद की, जिसके बाद फरीदाबाद पुलिस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी और हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जुड़ चुके हैं। सर देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, 360 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। विस्तार से मैं जानना चाहूंगी पूरा मामला क्या है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरीदाबाद पुलिस ने क्या जानकारी दी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता की तरफ से जो जानकारी दी गई है, ऐसे में उनकी तरफ से कहा गया है कि 360 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। यानी कि अभी ये नहीं पता चल सका है कि वो आरडीएक्स है, ये जानकारी सामने आ रही है। हो सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट वो हो सकता है। इसके साथ साथ में जो AK-47 राइफल की जो बात चल रही थी, वो भी AK-47 नुमा एक हथियार है। ये भी अभी उसको कंफर्म नहीं किया गया है पुलिस की तरफ से कि वो कौन सा हथियार है, लेकिन बताया जा रहा है कि उसी तरह का, जिस तरह AK-47 की राइफल होती है, उसी तरह का ये हथियार है। तो ये बड़ी जानकारी पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र गुप्ता की तरफ से दी गई है। लेकिन अगर ये अमोनियम नाइट्रेट ज्वलनशील पदार्थ, इसके साथ साथ में जो बताया जा रहा है कि 5 लीटर जहरीला कोई रासायनिक पदार्थ भी वहां से बरामद किया गया है, तो ये बड़ी कार्रवाई JNK पुलिस की तरफ से की गई थी और संयुक्त कार्रवाई इसे कहा जा रहा है कि फरीदाबाद की जो लोकल पुलिस थी उससे संपर्क किया गया था। उसके बाद में वहां छापेमारी की गई और वहां से एक जो किराए का कमरा ले रखा था, वहां से ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। जी देवेंद्र जी, आतंकी साजिश का यहाँ पर आशंका जताई जा रही है और बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले में किन किन एंगल से जांच पड़ताल करती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए अगर पुलिस की जांच की बात करें तो चूंकि लोकल स्तर पर कौन कौन लोग उनके साथ में मिले हुए थे, क्योंकि अगर इतना बड़ा विस्फोटक पदार्थ दिल्ली NCR का क्षेत्र जो फरीदाबाद कहा जाता है वहां से मिलता है, तो यहाँ तक इस विस्फोटक पदार्थ को कैसे लाया गया, कब कब लाया गया और कौन कौन लोग शामिल थे, इस पर तब पुलिस जांच में जुट चुकी है। और न केवल पुलिस बल्कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गई है। वो भी अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है। चूंकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसके साथ साथ में हो सकता है कि जो पूछताछ के दौरान और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। चूंकि ये डॉक्टर बताया जा रहा है और अल फलाह कॉलेज में ये पिछले 1.5 से 2 साल से वहां काम कर रहा था और इसी की वजह से इसने गांव धौज में किराए पर कमरा लिया था और उस कमरे में वो जब आता था तो रात के वक्त में बताया जाता है कि वो पहुंचता था और ऐसे में वहां जो सामान की बरामदगी हुई है, ये मकान मालिक की तरफ से भी जानकारी सामने आ रही थी कि वो केवल सामान रखने के लिए वो कमरा किराए पर लिया गया था। और जब JNK पुलिस की तरफ से रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, उसके बाद में इस सामान की जो बरामदगी हुई है, ऐसे में लोकल पुलिस का भी साथ लिया गया। और अब सत्येंद्र गुप्ता जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से साफ किया गया है कि वो अभी RDX नहीं है, अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म अमोनियम नाइट्रेट का भी नहीं है, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ है। इसके साथ साथ में जो 5 लीटर कोई जहरीला रासायनिक पदार्थ भी वहां से बरामद किया गया है। AK-47 का जो जिक्र सामने आ रहा था, उसको लेकर भी अभी कमिश्नर की तरफ से कहा जा रहा है कि उस तरह के हथियार वो हो सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो जिन पर जांच करनी है, पुलिस को भी करनी है और JNK पुलिस है वो भी लगातार कर रही है। और ऐसे में जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनकी तरफ से भी जांच शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर से पूरा मामला फरीदाबाद पहुंच गया और फरीदाबाद में ये बड़ी कार्रवाई की गई। ऐसे में जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। एक डॉक्टर बताया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टर है उसी का सहयोगी है, वो भी जम्मू कश्मीर से ही बताया जा रहा है। चूंकि लगातार जिस तरह अब 2 लोगों के नाम सामने आए हैं, डॉक्टर और उसका जो सहयोगी है वो भी जम्मू कश्मीर का ही है, तो ऐसे में अब और कौन लोग जुड़े हुए हैं। चूंकि पुलिस की जो अब जांच है वो आगे बढ़ेगी, ऐसे में जो लोकल स्थानीय लोगों की द्वारा अगर उसकी मदद की गई है तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। मकान मालिक है, मकान या पड़ोसी है, कब कब वो आता था, कब वहां रहता था, कब सामान ये पहुंचा, कैसे पहुंचा, ये तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से भी इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। और ऐसे में अब पुलिस की जो आगे की जांच है वो देखना होगा कि किस दिशा में बढ़ती है और जो विस्फोटक पदार्थ है इसका मकसद यहाँ दिल्ली NCR में लाने का क्या था। चूंकि अभी हमने देखा कि हिंदू राष्ट्र को लेकर यहाँ से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से एक बड़ी यात्रा भी यहाँ से निकली है, क्या उसको टारगेट किया जाना था? तो ये कई ऐसे जांच के पहलू हैं जिन पर पुलिस अब काम कर रही है। जी देवेंद्र जी, देखिए तमाम एंगल्स में जांच पड़ताल होगी। ऐसे में ये भी आपसे जानना चाहूंगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आरोपियों पर कौन कौन सी धाराएं यहाँ पर दर्ज की जाएंगी?
बिल्कुल देखिए, अगर मुकदमे की बात करें तो जेएन के पुलिस की तरफ से पहले ही क्योंकि इनपुट्स इस तरह के मिल रहे थे और जब उसकी गिरफ्तारी की गई थी तो मुकदमा तभी दर्ज कर लिया गया था और उसके बाद में उस पर रिमांड पर लिया गया। रिमांड के बाद में ही पता चला कि उसका एक और सहयोगी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के साथ साथ में जो वहां जब पूछताछ में पता चला कि गांव धौज में जिस किराए पर कमरा लिया हुआ था वहां ये विस्फोटक सामग्री रखी हुई है, ये हथियार है, जिंदा कारतूस 84 के करीब में 84 जिंदा कारतूस भी वहां से बरामद किए गए हैं। तो भारी संख्या में ये जो विस्फोटक पदार्थ है वो मिला है वहां से। देखना होगा कि ये किस वजह से, क्या इसका मकसद था, क्योंकि मुकदमा पहले ही दर्ज हो चुका था उसमें। अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो बाकी के अगर और भी आरोपी इसमें शामिल होते हैं तो उनके भी नाम उसमें एफआईआर में जोड़े जाएंगे। जी बिल्कुल, एफआईआर में तमाम नाम जोड़े जाएंगे अगर सामने निकल कर आते हैं। इसी के साथ आपसे देखिए लिंकअप की अगर मैं बात करूं तो क्या इन आरोपियों के पास से कोई फोन अब तक बरामद हुआ है जिसके चलते ये पता चल सके कि इन आरोपियों ने किन किन लोगों से बात की, किन किन के संपर्क में ये आरोपी थे? मिली हैं। बिल्कुल देखिए, विस्फोटक सामग्री के साथ साथ में चूंकि अन्य सामान भी उस कमरे में रखा हुआ था, टाइमर वहां मिला है, एक जो बैटरी घड़ी थी टाइमर नुमा, उस घड़ी को भी वहां से बरामद किया गया है। इसके साथ साथ में बैटरी वहां से बरामद की गई है। मोबाइल तो पहले ही उनके जब्त कर लिए गए थे। तो कई ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो वहां बरामद की गई हैं। अब उन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि जो जो वहां से सामान मिला है उनका आखिर सामान रखने का मकसद क्या था, कहाँ वो प्रयोग होने थे, क्या उनसे बम बनाए जाने थे या कोई और तरह का हमला किया जाना था। जैसा कि जिक्र जहर का भी आ रहा है कि 5 लीटर के करीब रासायनिक जहर वहां मिला है। तो क्या उससे कोई और साजिश को अंजाम दिया जाना था, दिल्ली को दहलाने की साजिश थी या देश को दहलाने की साजिश थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये विस्फोटक जो सामग्री है अगर यहां तक फरीदाबाद तक पहुंचती है तो ये एक बड़ा मामला है। कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर को टारगेट किया जाना था या कोई और कहीं कोई हमला करना था। तो ये कई पहलू हैं जिन पर अभी पुलिस जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल, कई पहलू हैं देवेंद्र जी जिन पर पुलिस जांच पड़ताल करेगी। लेकिन देखिए, फरीदाबाद है, दिल्ली एनसीआर का शहर है और 360 किलो यहाँ विस्फोटक सामग्री मिलना बड़ी बात है। ऐसे में अगर हम जो नेशनल लेवल की एजेंसियां हैं, प्रशासन है, उनकी तरफ से अब तक इसमें कोई कार्रवाई की गई है, उनकी तरफ से किसी तरीके की दखलंदाजी अब तक की गई है? देखिए बिल्कुल देखिए, जिस तरह से जांच आगे बढ़ी थी जेएन के पुलिस की तरफ से, जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद में उस पर रिमांड पर लिया गया। ऐसे में जब भी कोई अगर किसी आतंकी को गिरफ्तार किया जाता है तो तमाम केंद्रीय जांच एजेंसी हो, चाहे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात हो, उनको इसकी सूचना दी जाती है। और जब इस तरह से बड़ा मामला सामने निकल के आया है, 360 किलोग्राम अगर विस्फोटक सामग्री के साथ साथ में और कई ऐसी चीजें वहां से जो बरामद की गई हैं, ऐसे में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों की तरफ से भी जांच करने के लिए एक टीम वहां पहुंची थी, उनकी तरफ से भी जांच की जा रही है। ऐसे में इसके साथ साथ में एनआईए की जो एजेंसी है, एनआईए की तरफ से भी जांच की जा रही है। जेएन के पुलिस पहले से ही जांच कर रही थी, लेकिन जैसे ही इनपुट्स फरीदाबाद की लोकल पुलिस को मिले तो उनकी तरफ से भी अब ये जांच शुरू की गई है। चूंकि उनकी निशानदेही, चूंकि लोकल पुलिस को संपर्क करना होता है, कोई भी स्टेट की पुलिस या डिस्ट्रिक्ट की पुलिस दूसरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में जाती है तो लोकल थाने पे इतला दी जाती है और इतला के बाद में वहां से नियम अनुसार कार्रवाई करने के साथ साथ में लोकल पुलिस को भी साथ में लिया जाता है। तो ये तमाम चीजें पुलिस के सामने हुई। अब इस आगे इसकी ये जांच बढ़नी है। अब जांच में देखना होगा कि जो 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में और अन्य क्या स्थानीय लोग भी उनका साथ दे रहे थे या जिस अस्पताल में, हॉस्पिटल में, अल्फला में वो काम कर रहा था डॉक्टर, क्या वहां भी कोई साजिश उस हॉस्पिटल से भी कोई जुड़ी हुई थी? तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर अभी जांच होने बाकी है। बिल्कुल, तमाम पहलू हैं। इसी के साथ देखिए देवेंद्र जी, आपने जैसा बताया कि 2 साल से ये लोग वहां पर रह रहे थे और किराए के मकान में रह रहे थे। ऐसे में किराए के मकान में रहने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूर हुआ होगा, क्या तब किसी तरीके की कोई शक की गुंजाइश वहां पर पुलिस को नजर आई नहीं? जांच का विषय क्योंकि जांच विस्तार से होनी है, सभी एक एक एंगल पर जांच की जानी है पुलिस की तरफ से। जैसा कि आपने जिक्र किया कि वेरिफिकेशन हुई या नहीं हुई, चूंकि एक नियम ये भी है कि अगर कोई किराएदार रखता है तो उससे पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। ऐसे में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। थाना धौज के तहत ही पहले भी इसी तरह से एक हैंड ग्रेनेड यहाँ से बरामद किया गया था, एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया था जिसके तार गुजरात एटीएस की तरफ से वहां तार जुड़ते हुए दिखाई दिए थे, तो यहाँ से उसको गिरफ्तार करके ले जाया गया था। अब ये दूसरा मामला इसी तरह का सामने आया है कि यहाँ से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस वेरिफिकेशन अगर हुई थी या नहीं की गई थी, तो इन तमाम चीजों पर भी अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। चूंकि स्थानीय थाने में उसकी जानकारी होनी जरूरी थी, लेकिन अगर वो जानकारी नहीं थी तो क्यों नहीं थी, कि आखिर मकान मालिक ने इस बात को छुपाया था या अगर वो पहुंच गया था तो क्या कह के उसने कमरा मांगा था। चूंकि डॉक्टर का, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है, उसमें वो डॉक्टर था, तो इसके साथ साथ में चूंकि उसका जो
आना जाना था उस पर भी जांच की जा रही है कि बताया जा रहा है कि वो रात के वक्त में कभी कभी वहां पहुंचता था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जो विस्फोटक सामग्री थी वो वहां कैसे पहुंची, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर बिल्कुल। दूसरा सहयोगी भी गिरफ्तार हुआ है तो क्या दूसरा सहयोगी लेकर इसे पहुंचा था, क्या स्थानीय लोगों की वहां मदद ली गई थी, और अगर वो किराए के कमरे में रह रहा था तो क्या पड़ोसियों को इस बात को लेकर कोई भनक नहीं लगी कि आखिर इस कमरे के अंदर जो सामान है ये किस तरह का सामान है, क्या उस कमरे को बंद रखा जाता था। तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी पुलिस को इस मामले में जांच करनी है और उसका खुलासा भी करना है। जी, बिल्कुल, ये तमाम बातें हैं जांच करने लायक, लेकिन उसके अलावा देखिए देवेंद्र जी, 2 साल की बात की जा रही है कि 2 साल से फरीदाबाद में ये लोग रह रहे थे, लेकिन उससे पहले की अगर बात की जाए, उससे पहले के इनके बैकग्राउंड की बात की जाए, तो क्या अब तक कोई जानकारी सामने निकल कर आई है? इनका बैकग्राउंड क्या रहा है? क्या इन पर किसी तरीके के मुकदमे पहले भी दर्ज थे? किन्हीं मामलों में पहले संदिग्ध पाए गए हों? जम्मू कश्मीर में मामले दर्ज हैं। बिल्कुल, देखिए अगर मामलों की बात करें तो चूंकि जम्मू कश्मीर में मामले इनके खिलाफ में दर्ज हैं, वहीं से कार्रवाई शुरू की गई थी जेएनके पुलिस की तरफ से ही, और जेएनके पुलिस को जब पता चला कि वो यहाँ धौज में किराए के कमरे में ये डॉक्टर रह रहा है, और चूंकि उसका एक जो सहयोगी था वो जम्मू कश्मीर से ही था, तो उसके भी वो संपर्क में था, कड़ियों को जोड़ा गया, उसके बाद में गिरफ्तारी की गई। चूंकि सारा मामला जो जितनी भी कार्रवाई थी वो जेएनके पुलिस की तरफ से की जा रही थी, लेकिन चूंकि मामला दिल्ली एनसीआर से जुड़ा, उसके बाद में फरीदाबाद का पता पुलिस को चला कि फरीदाबाद के एक धौज गाँव में किराए पर यह आतंकी रह रहा है, और डॉक्टर एक अल्फला कॉलेज में वो डॉक्टर भी है। तो यहाँ जब जेएनके पुलिस पहुंची थी तो साथ में स्थानीय पुलिस को लिया गया, वहां छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान वहां से चूंकि उससे पहले भी मुकदमा दर्ज कर रिमांड पर लिया गया था, रिमांड पर लेने के बाद ही ये तमाम चीजें सामने पुलिस के जेएनके बिल्कुल। पुलिस के सामने आई थी कि कौन